Study IQ IAS. Smart aspirants number one choice. नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू देख रहे हैं आप। मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। साल 1996 की बात है, जब मुंबई में एक ऐसी घटना हुई जिसने ना सिर्फ भारत की एजेंसीज बल्कि अंडरवर्ल्ड की भी निगाहों में एक व्यक्ति को ला दिया था। दरअसल हुआ क्या कि मुंबई के ग्रांट रोड पर स्थित एक बार था, नाम था उसका टोपाज डांस बार। इस बार में एक बार गर्ल जो कि डांस किया करती थी, नाम मुस्कान, और मुस्कान के ऊपर एक व्यक्ति ने करीबन 90 लाख रुपए के नोटों की बरसात कर दी थी। 90 लाख रुपए उस बार गर्ल के ऊपर उड़ा दिए थे। जैसे ही ये घटना हुई, पूरे मुंबई पुलिस को इस घटना ने उनके बीच में एक सनसनी फैला दी थी। ना सिर्फ मुंबई पुलिस बल्कि उनके सीनियर अफसर, कई सारे महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेता और यहाँ तक कि कई अंडरवर्ल्ड डॉन ये सोचने पर मजबूर हो चुके थे कि आखिर ये व्यक्ति कौन था। लेकिन जब इस व्यक्ति के नाम का खुलासा हुआ तो खुलासा हुआ भारत के सबसे बड़े स्टैम्प पेपर स्कैम का। और इस स्कैम को करने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था अब्दुल करीम तेलगी। वही तेलगी जिसने 32,000 करोड़ का स्टाम्प घोटाला किया था। वो केस जिसने पूरे भारत को सन्न करके रख दिया था, जिसकी इन्वेस्टिगेशन में मुंबई कमिश्नर से लेकर जॉइंट कमिश्नर, कई सारे नेता और एमएलए विधायक गिरफ्तार हुए। और यहाँ तक कि भारत की राजनीति के दिग्गज कहे जाने वाले शरद पवार और छगन भुजबल का नाम भी इस पूरे केस में सामने आया था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक इन दो बड़े नामों की इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी जाती है? कैसे अचानक अब्दुल करीम तेलगी HIV पॉजिटिव निकल आता है? और क्या था ये पूरा केस, ये आज आपको बताने वाले हैं। कौन था आखिर अब्दुल करीम तेलगी, कैसे उसने भारत का ये सबसे बड़ा घोटाला किया, स्टैम्प पेपर स्कैम किया, और आखिर कैसे इसका अंत हुआ। शुरुआत से अंत तक वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए स्टडी IQ के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप क्लिक करके वहाँ पे अपने सारे कोर्सेज देख सकते हैं। अगर आप UPSC CSE की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, देश की प्रगति उन्नति में अपना योगदान देना चाहते हैं, IAS IPS ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो स्टडी IQ की सारे फैकल्टीज़ आपके साथ इस तैयारी को आपकी मजबूत और आसान बनाते हैं। अपने कोर्स परचेज करने के बाद आप अगर वहाँ पे VJ लाइव कोड लगाते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। अपनी तैयारी को मजबूत और आसान बनाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं हमारे इस एपिसोड की। तो शुरुआत होती है साल 1961 29 जुलाई का दिन था, जब कर्नाटका के बेलगांव में एक छोटे से टाउन में खानापुर, इस खानापुर में ही अब्दुल करीम तेलगी का जन्म होता है। पिता जो थे लाट साहब तेलगी एक रेलवे कर्मचारी हुआ करते थे, क्लास 4 कर्मचारी थे, एम्प्लॉय थे इंडियन रेलवेज़ में। और बहुत ही ईमानदार व्यक्तित्व उनका बताया जाता है कि काफ़ी ईमानदार व्यक्ति थे। लेकिन बहुत ही लंबे समय से लाट साहब तेलगी एक लंबी बीमारी से ग्रसित थे। और उसी बीमारी के चलते जब अब्दुल करीम तेलगी, उनके ये जो तीसरा जो उनका बेटा था, सबसे छोटा बेटा, जब उसकी बहुत कम उम्र थी, इसी समय पर लाल साहब तेलगी का देहांत हो जाता है, उनका निधन हो जाता है। अब इनके निधन के बाद पूरा परिवार जो था, उसकी स्थिति जो थी, फाइनेंशियल कंडीशन थी, वो बिगड़ने लगी। माँ जो थी शाहिदा भी, उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ गई। बाकी जो तेलगी के 2 बड़े भाई थे, उन दोनों के ऊपर जिम्मेदारी आ गई। और इसी बीच में अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए तेलगी भी बहुत ही कम उम्र से काम करने लगता है, अपने घर का खर्चा चलाने के लिए। अपनी पढ़ाई आगे पूरी करने के लिए, उसका खर्चा चलाने के लिए तेलगी ने खानापुर रेलवे स्टेशन पर और बाकी जो ट्रेन्स थी उनमें फल बेचना शुरू किया। चलती हुई ट्रेनों में जो अंदर जो यात्री थे उनको फल बेचना शुरू कर दिया। उसने मूंगफली बेचता था वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें उसके बचपन से जुड़ी रही हैं। और इसके बाद जो भी पैसा इकट्ठा होता था उससे उसने अपनी जो आगे की पढ़ाई थी वो करना शुरू किया। पढ़ाई जो थी सर्वोदय विद्यालय से कंप्लीट की। और इसके बाद में गोगटे कॉलेज ऑफ कॉमर्स, बेलगाम में जो गोगटे कॉलेज है, यहाँ से ही उसने करीबन 1984 के आसपास, 84 के आसपास तक अपना BCom जो था वो कंप्लीट कर लिया था। कई रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि MCom भी उसने किया था, लेकिन जो क्रेडिबल सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिली तो BCom तक उसने अपनी पढ़ाई की थी 1984 तक। लेकिन इस बीच में एक चीज़ देखी गई कि तेलगी के दिमाग में हमेशा बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाने का एक ख्याल हमेशा पलता रहता था। वो सोचता था कि किसी भी तरह से कम समय में ज़्यादा पैसे कमाए जा सकें। इसी के बाद उसने यहाँ से एक निर्णय लिया कि अब वो ज़्यादा पैसे कमाने की ये जो होड़ है, इसके चलते सपनों की नगरी में जाएगा, यानी कि मुंबई जाएगा। 1984 ये वो साल था जब तेलगी मुंबई का रुख करता है, मुंबई पहुँचता है। सबसे पहले उसने यहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी थी फिलिक्स करके, फिलिक्स इंडिया नाम से, इसमें एक सेल्समैन की तरह काम करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही महीने काम करने के अंदर देखा गया कि जो मालिक था वो उसके काम से नाखुश था, क्योंकि टारगेट कंप्लीट करना पड़ता है सेल्स में, जो लोग काम करते हैं उन्हें, और तेलगी उन टारगेट्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। इस वजह से ही फिलिक्स इंडिया से उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। अब यहाँ से जॉब से निकला तो उसने मुंबई में ही अंधेरी में एक गेस्ट हाउस हुआ करता था, किशन गेस्ट हाउस, वहाँ पे गेस्ट हाउस मैनेजर के तौर पर काम करना शुरू किया। लेकिन यहाँ भी उसके मन में कभी भी वो बहुत ज़्यादा विचलित रहता था। उसको था कि ये जो पैसा है ये बहुत कम है,
और मेरा समय बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहा है इसमें, बहुत कम समय में ज़्यादा पैसा उसको कमाना था। इसी वजह से करीबन सिर्फ 2 साल ये निकलते हैं, ये दोनों जॉब उसने की और इन 2 साल के बाद ही बड़े सपने लेकर 1986 में वो सऊदी चला जाता है। अब सऊदी अरेबिया गया, सऊदी में उसने अलग अलग तरह के काम किए, अलग तरह की एक लाइफस्टाइल देखी, देखा कि किस तरह के कुछ इलीगल काम भी होते हैं, जो कि भारत से कई ऐसे लोग हैं जिनको सऊदी आना होता है और उनको आप लाना अगर चाहें तो इसका भी एक अलग बिज़नेस होता है। इस तरह के कई सारे उसने अलग अलग काम किए, करीबन 7 साल तक सऊदी में रहता है और फाइनली 1993 के आसपास की बात बताई जाती है, 93 और 94 के आसपास, जब फाइनली 7 साल के बाद कई अलग अलग काम करने के बाद सऊदी से अब्दुल करीम तेलगी मुंबई वापस आ जाता है। साल 93 में अब जब तेलगी वापस आया मुंबई, उसके दिमाग में एक आइडिया था और ये आइडिया उससे सऊदी में ही आया था। उसने वहाँ पे देखा था कि कई सारे भारत के अंदर ऐसे मज़दूर होते हैं, गरीब मज़दूर होते हैं, जो कि सऊदी जाना चाहते हैं, सपना देखते हैं सऊदी जाके बड़ा पैसा कमाने का और उसके लिए मजदूरी करने को भी तैयार रहते हैं, लेकिन उनके जो दस्तावेज़ हैं, जो उनके पासपोर्ट हैं, वीज़ा हैं, उन पर ECR लिखा रहता है या तो उनके जो दस्तावेज़ हैं वो पूरे नहीं होते हैं। तो उसने इस बिज़नेस में एक तरह से ये जो इलीगली मज़दूरों को भारत से दुबई भेजना, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में भेजना, सऊदी भेजना, तो ये सब जो एक बिज़नेस था जो उस समय पर 90s के शुरुआत में बहुत ज़्यादा चला था। कई लोगों को इस तरह के ऑफ़र आते थे कि आपको दुबई भेजा जाएगा और ये सारी चीज़ें, और ये चीज़ें बाकायदा काम किया करती थी उस समय पर। तो ये जो पूरा एक बिज़नेस था, यही वो आइडिया था जो कि अब तेलगी इसे अपनाने वाला था, आगे एग्जीक्यूट करने वाला था। इसी के तहत उसने 1993 में ही शुरुआती कुछ महीनों में मुंबई के न्यू मरीन्स लाइन्स में एक अरेबियन मेट्रो ट्रेवल नाम से एक एजेंसी खोल दी। ये एक ऐसी एजेंसी थी जो कि मैन पावर एक्सपोर्ट किया करती थी, भारत से सऊदी और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में लोगों को भेजा करती थी। यहाँ पे उसने इन मज़दूरों के लिए फ़र्ज़ी पासपोर्ट, फ़र्ज़ी वीज़ा, यहाँ तक कि जो टेम्पर्ड क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, ये सब बनवाना शुरू किया। तो आप सोचिए कि एक एजेंसी खोली कि लोगों को बाहर से लगे कि ये एक प्रॉपर एथिकल, एक लीगल काम चलता हो, लेकिन ये एक प्रॉपर इलीगल पासपोर्ट ट्रांजिट जो बिज़नेस होता है, जो एक प्रोसेस होता है, वो था, जिसे इस पूरी इंडस्ट्री में, जो इलीगल ट्रांसपोर्ट की इंडस्ट्री है, उसमें पुशिंग कहा जाता है। दरअसल पुशिंग यहाँ पे जो थी वो तेलगी किया करता था। कुछ महीने तक उसने ये काम किया, कई सारे मज़दूरों को यहाँ पे भेजना शुरू किया, उनसे काफ़ी ज़्यादा पैसा ये लेता था और यही सब चीज़ें चलती हैं जब मुंबई की जो पुलिस थी, जो एजेंसीज़ थी, उनकी निगाह इस अरेबियन मेट्रो ट्रेवल पर पड़ती है। तेलगी के ऊपर ये जब निगाह पड़ी पहली दफ़ा मुंबई पुलिस की, तो बताते हैं कि 1993 का यही साल था जब आखिरी कुछ महीने थे, नवंबर दिसंबर के आसपास की बात थी। CID मुंबई ने एक रेड की अरेबियन मेट्रो ट्रेवल पर और यहाँ पर तेलगी को क्राइम रिकॉर्ड नंबर 91/93 के तहत पासपोर्ट फॉर्जरी में, साथ ही साथ IPC के सेक्शन 465, 467 और 471, इसके अलावा इमिग्रेशन एक्ट के वॉयलेशन के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब तेलगी को मुंबई में क्राइम ब्रांच के लॉकअप में डाला गया, गिरफ्तारी हो चुकी थी, लेकिन ये जो पूरा उसका जेल का, पहली दफ़ा जेल जाने का जो करियर रहा, टेन्योर रहा, इस बीच में ही ये जेल जो था तेलगी के लिए एक क्राइम अकेडमी की तरह इस्टेब्लिश हो चुका था। वो यहाँ पे अब कई और तरह से क्राइम कैसे करना है, किस तरह से लीगल बिजनेसेस जो होते हैं उनको चलाया जाता है, ये सब चीज़ें यहाँ पे सीखने लगा था। अलग अलग कैदियों से उसकी बातचीत होती थी और इसी समय पर उसकी जो मुलाकात थी वो होती है एक बहुत ही नामी उस समय के स्टॉक मार्केट ट्रेडर से, जो कि इलीगल काम काफ़ी ज़्यादा करता था, फौजरी के केसेस में जेल के अंदर था, एक प्रॉपर शातिर क्रिमिनल था, नाम था राम रतन सोनी। राम रतन सोनी से जब तेलगी की जेल में मुलाकात हुई तो सोनी ने उसके दिमाग में एक आइडिया डाला। सोनी ने उसे कहा कि ये जो अभी तुमने काम किया था इलीगल ट्रांसपोर्ट का, पासपोर्ट फॉर्जरी का, ये काम ऐसा है कि जिसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, मुनाफा बहुत ज़्यादा कम है। तुम्हें कोई ऐसा बिज़नेस करना चाहिए इलीगल जो कि जिसमें मुनाफा बहुत ज़्यादा हो और रिस्क काफ़ी ज़्यादा कम हो, इस तरह से तुम उसको एग्जीक्यूट कर पाओ, ऑपरेट कर पाओ। इसी के तहत तेलगी ने जब उससे पूछा कि ऐसा क्या बिज़नेस है, क्या करना चाहिए, कौन सी ऐसे डिपार्टमेंट हैं, सरकारी डिपार्टमेंट, जिनमें बहुत ही मॉनिटरिंग जो है वो कम होती है, कोई उनको ज़्यादा उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। सोनी ने उसे बताया कि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका नाम है गवर्नमेंट स्टाम्प पेपर ऑफिस। दरअसल देश में, भारत में हर तरह के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चाहे वो लीगल डॉक्यूमेंट्स हों, प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशंस हों, कोर्ट की फ़ीस हो, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट्स हों, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, इन सभी में स्टैम्प पेपर्स की ज़रूरत पड़ती है, स्टैम्प पेपर्स लगते हैं। उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है और डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन सरकार जो है वो उतनी डिमांड फुलफ़िल नहीं कर पाती है। यहीं पे एक लूपहोल दिखता है कि अगर हम उस डिमांड को पूरा कर पाएँ तो हम प्रॉपर एक इलीगल तरीके से एक बिज़नेस जो है स्टाम्प पेपर का, नकली स्टाम्प पेपर्स का, वो यहाँ चला सकते हैं। ये भी बताया गया सोनी के द्वारा कि ये जो
सरकारी डिपार्टमेंट है स्टाम्प पेपर का, ये बहुत ज़्यादा अनमॉनिटर्ड है इस समय पर। कोई इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा और यहाँ पे काफ़ी सारे लूप होल्स हैं जिसके तहत हम एक पैरेलल करेंसी नेटवर्क जो है वो पूरा खड़ा कर सकते हैं। आइडिया यहाँ पनप चुका था जेल में। अगला ही साल आया 1994 और ये बताया जाता है सामने रिपोर्ट्स में कि रिश्वत दी गई बाकायदा इन दोनों के द्वारा पुलिस अफसरों को, और उसी रिश्वत के बेसिस पर बेल पर ये दोनों के दोनों राम रतन सोनी और अब्दुल करीम तेलगी जेल से बाहर आ जाते हैं। अब जेल से बाहर आए थे तो एक आइडिया इनके पास में था कि आगे क्या करना है, जो अभी हमने आपको बताया, नकली स्टाम्प पेपर्स को कराया जाएगा, बनाया जाएगा। लेकिन ये दोनों ही इसके लिए जानते थे कि ये एक ऐसा काम होगा जिसमें इन्हें पुलिस के साथ में, गवर्नमेंट के साथ में कनेक्शंस तो चाहिए, साथ ही साथ बड़े नेताओं के साथ भी इनके कनेक्शन होने चाहिए। इसी कोशिश में नेताओं से अपने संपर्क बनाते बनाते अब्दुल करीम तेलगी की मुलाकात होती है दुले के समाजवादी जनता पार्टी के एसजेपी के एक एमएलए अनिल गोटे से। अनिल गोटे की मदद से, उनकी रिकमेंडेशन से तेलगी की मुलाकात कराई गई उस समय के महाराष्ट्र के रेवेन्यू मिनिस्टर विलासराव देशमुख जी से। अब विलासराव देशमुख तक के ऑफिस का उसने रास्ता जो था वो अपना बना लिया था, और ये एक ऐसा प्रोसेस रहा कि उसने, क्योंकि बताया ये था कि वो एक बाकायदा लीगल बिजनेस करेगा इस तरह का, एक स्टाम्प पेपर, क्योंकि उसकी प्रिंटिंग मशीन बनाने के लिए उसने यहाँ पे अर्जी अपनी दी थी। हुआ यही कि अपने, क्योंकि कनेक्शन उसने जिस तरह के बनाए, किस तरह की घूसखोरी उसने यहाँ की होगी आप सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं शुरुआती दौर से ही, कि 18 मार्च 1994 को स्टाम्प वेंडिंग लाइसेंस जो था तेलगी को वो मिल जाता है। यहाँ पे उसका लाइसेंस नंबर था 12500। ये लाइसेंस उसे मिला। रतन सोनी और तेलगी ने शुरुआत में ये जो एजेंसी थी इसको बनाने का साथ में सोचा था, लेकिन इसी के ऑपरेशंस के दौरान ये जो प्रोसेस चला, जब इनको लाइसेंस मिला, इस लाइसेंस के मिलने के बाद ही दोनों के बीच में कुछ लड़ाइयाँ होती हैं, कुछ मतभेद होते हैं और राम रतन सोनी तेलगी से अलग हो जाता है। अब तेलगी अकेला था, अकेले ही उसने इस बिज़नेस को, इस एम्पायर को बनाने का प्लान बना लिया था, और वो अकेला ये काम करना भी चाहता था, क्योंकि वो चाहता था कि जो भी प्रॉफिट आए वो उसका हो, उसमें उसे कोई डिवाइड ना करना पड़े, पार्टनरशिप ना करनी पड़े। इसी के तहत फाइनली लाइसेंस मिला तेलगी को, और उसके बाद लाइसेंस उसी के नाम पे था। मुंबई के साई टेम्पल एरिया में मुंद्रन ऑफसेट प्रिंटर्स, ये जो नाम था, इस नाम से एक प्रिंटिंग प्रेस को तेलगी सेटअप कर देता है। अब पहला स्टेप जो था वो तेलगी ने कंप्लीट कर लिया था, एक प्रिंटिंग प्रेस बनाने का, लेकिन अब इसके बाद में उसका जो टारगेट था, उसने अपना टारगेट चुना कि किस तरह से स्टैम्प पेपर जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर अपनी पकड़ बनाई जाए। यहाँ उसने अपना टारगेट चुना भारत की सरकारी सिस्टम की सबसे महत्वपूर्ण जो क्लोजली गार्डेड ब्लॉक है, नाम है आईएसपी, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, आईएसपी, नासिक में जिसका ऑफिस है। आईएसपी दरअसल एक सिक्योरिटी प्रिंटिंग और मिंटिंग प्रेस ऑफ इंडिया, जो मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसकी एक सब्सिडरी है, उसकी सब्सिडरी की तरह काम करती है, जहाँ से आईएसपी से ही जो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर्स होते हैं, जो पासपोर्ट है और जो कोर्ट फीस के जो स्टैम्प्स हैं, इन सबको आईएसपी ही प्रिंट किया करती है। यहीं से पूरे देश भर में ये जो सप्लाई है वो होती है इन स्टैम्प पेपर्स की। इसी डिपार्टमेंट को और इसी नासिक के ऑफिस को तेलगी ने यहाँ अपना निशाना बनाया था। दरअसल उसने किया क्या कि जो टॉप मैनेजमेंट था इस प्रेस का, जो कई बड़े बड़े अफसर थे, एम्प्लॉयज़ थे, उन्हें भारी रिश्वत देकर, गिफ्ट्स देकर अपनी तरफ लुभाने की कोशिश की। कई दफ़ा वो कामयाब हो गया, कई दफ़ा उसको भगा दिया गया, उसको हटा दिया गया, लोगों की नज़र में भी यहाँ से तेलगी आ रहा था। लेकिन यहाँ पर उसने सरकारी सिस्टम में जो बड़े बड़े अफसर थे उनसे इन कमज़ोरियों को पूछना शुरू किया कि क्या आखिर ऐसे लूपहोल्स हैं जिसके चलते, और उसने उन्हें अपना पूरा प्लान बताया था कि वो आखिर क्या आगे करने वाला है। वो एक लीगल प्रॉपर स्टैम्प प्रिंट करने वाला है, एक ऐसे स्टैम्प जो कि नकली स्टैम्प होंगे, लेकिन भारत के जो असली स्टैम्प है उनकी जो सप्लाई है उसको भी पूरी तरह प्रभावित करेंगे। फिर भी ये सारे लोग उसके लिए सिर्फ उन लालच के बेसिस पर, उन पैसे के बेसिस पर, गिफ्ट्स के बेसिस पर काम करने के लिए तैयार हो चुके थे। तो इन्हीं लोगों से तेलगी ने पूछना शुरू किया कि आखिर ऐसे क्या क्या लूपहोल्स हैं। तो एक दफ़ा उसे पता चलता है कि एक ऐसी बड़ी जो कमज़ोरी है, जो लूपहोल है, वो ये है कि जो पुरानी प्रिंटिंग मशीन्स होती हैं उनका ऑक्शन किया जाता है। ऑक्शन करने के समय पर उनको जब बेचा जाता है तो उन्हें डिसमेंटल कर दिया जाता है। लेकिन अगर हम बाकायदा वर्किंग जो प्रिंटिंग मशीन है उसको यहाँ से ऑक्शन में ख़रीद लें, निकलवा लें, कम दाम में तो वो हमें मिली जाएगी, लेकिन अगर हम उसे डिसमेंटल ना कराएं तो हम उससे यही सारे प्रिंटिंग जो पेपर्स हैं, स्टाम्प पेपर्स हैं, उनको प्रिंट कर सकते हैं। ये वो पॉइंट था जब तेलगी को ये आइडिया जो था वो बिल्कुल भा गया था। उसने आईएसपी नासिक में उस समय के जो सस्पेंडेड जनरल मैनेजर थे वहाँ के गंगा प्रकाश, उनसे संपर्क बनाया। गंगा प्रकाश को भारी जो रिश्वत थी वो दी गई। साथ ही साथ जो वर्क मैनेजर था वहाँ पे आईएसपी नासिक में, महेंद्र सिंह, उससे मदद मांगी। उसको भी कई सारी गाड़ियाँ और ये जो घर था
पैसा था वो सब दिया गया। और यहीं से तेलगी ने प्रिंटिंग मशीन्स जो सरकारी दस्तावेज़ों के अकॉर्डिंग जिनको प्रॉपर स्क्रैप घोषित कर दिया गया है कि ये अब काम की नहीं है, ऐसी मशीन्स को नोट करना शुरू किया। जिस दिन ऑक्शन हुआ वहाँ पे वो पहुँचता है और इन्हीं में से एक ऐसी मशीन थी जो कि कई सारी ऐसी बाद में उसने और भी मशीनों के साथ में यही किया कि यहाँ पे उसने बिना डिसमेंटल करे वो जो प्रिंटिंग मशीन थी स्टैम्प्स की, उसको बिना डिसमेंटल करे यहाँ पे ख़रीद लिया उस ऑक्शन में। ये सारा कुछ उसने गंगा प्रकाश और महेंद्र सिंह की मदद से यहाँ पे किया था। प्रिंटिंग मशीन ख़रीदने के बाद मुंबई में जो उसने अपनी मुंद्रन प्रिंटिंग प्रेस थी वहाँ पे जाके इस प्रिंटिंग मशीन को इंस्टॉल कराया। यहाँ तक कि तेलगी ने इसके बाद गंगा प्रकाश और वर्क मैनेजर महेंद्र की मदद से जो ओरिजिनल प्रिंटिंग प्लेट्स होती हैं ये भी आईएसपी से निकलवाई, आईएसपी नासिक से केमिकल कंपोजिशंस निकलवाए, सरकारी जो सिक्योरिटी इंक है जो स्टैम्प के ऊपर यूज़ की जाती है उस स्टैम्प पेपर पर वो निकलवाई, स्पेशल वाटर मार्क निकलवाए। और ये सारी चीज़ें करने के बाद में जो मैकेनिस्ट थे उस समय के, एक रिटायर्ड मैकेनिस्ट आईएसपी में पहले काम किया करते थे, एन.ए. बुसारे जिनका नाम था, इनकी मदद से इन्हें भी यथा पैसा देने के बाद में इन मशीनों को रिपेयर और अलाइन कराया अपनी उस प्रिंटिंग प्रेस में। अब ये प्रॉपर सेटअप यहाँ पे तेलगी ने बना लिया था और तेलगी की मदद इन लोगों ने इस तरह से की कि इनको बहुत ज़्यादा पैसा ये दिया करता था। और इसका नतीजा फाइनली ये हुआ जब इस सेटअप को बना लिया गया कि अब जो यहाँ से फेक स्टाम्प प्रिंट हुआ करते थे, तेलगी के ये जो फेक स्टैम्प्स थे वो असली जो भारत के स्टैम्प पेपर्स थे उनका एक तरह से रेप्लिका लगते थे। ऐसे स्टैम्प्स थे जहाँ पे बताते हैं कि फॉरेंसिक एनालिसिस में भी लगभग नामुमकिन था कि आप अंतर समझ पाएँ कि कौन सा असली और कौन सा नकली है। अब तेलगी ने अपना ये जो फर्जी स्टैम्प पेपर का बिज़नेस था उसको सेटअप कर लिया था, लेकिन अब आगे का प्रोसेस था कि आखिर अपने इन नकली स्टैम्प पेपर्स को मार्केट में फैलाया कैसे जाए और ना सिर्फ मुंबई में बल्कि पूरे भारत में कैसे फैलाया जाए। इसके लिए सबसे पहले तेलगी ने मुंबई से शुरुआत की। मुंबई के जो स्टैम्प ऑफिस थे, ट्रेजरीज थी, उनमें बैठे हुए जो भी करप्ट ऑफिसर्स उसको मिले, जो भी करप्ट एम्प्लॉयज़ मिले, उनसे उसने कॉन्टैक्ट बनाए, उन्हें आता पैसा दिया, कई अलग अलग गिफ्ट दिए, लग्जरी वॉचेस दी। और इसके बदले में इन लोगों ने क्या किया तेलगी के लिए कि ये जो स्टैम्प पेपर्स, जो सरकारी स्टैम्प पेपर्स होते थे असली, उनका जो एक बड़ा शिपमेंट होता था, ये लोग तेलगी के कहने पर इस पूरे बड़े शिपमेंट को या तो उसका एड्रेस, जब वो फाइनल लोकेशन पे पहुंचना होता था तो या तो उसका एड्रेस में कुछ गलती कर देते थे जिससे कि वो टाइम से सही जगह पर पहुंच ही नहीं पाता था, या फिर इस शिपमेंट को ब्लॉक कर देते थे कुछ ना कुछ उसमें कमी बता के। और इसी के चलते जो असली स्टैम्प पेपर्स थे वो सही समय पर सही जगह नहीं पहुंच पाते थे। मार्केट में असली जो भारत सरकार के स्टैम्प पेपर्स हैं उनकी कमी होती थी। एक आर्टिफिशियल स्कार्सिटी, एक तरह से अभाव जो है, कमी जो है वो ये लोग क्रिएट करते थे, तेलगी क्रिएट करता था। और उसके बाद में अपने एजेंट्स के थ्रू जो नकली स्टैम्प पेपर था जो कि असली की तरह ही लगता था बिल्कुल, उसे यहाँ पे बंटवाया जाता था। ये जो सारी चीज़ें थी ये तेलगी के लिए इन्हीं ऑफिसर्स ने की। और क्यों की? क्योंकि आप सोचिए कि सिस्टम का एक जो आज के समय पर कहा जाता है कि एक पार्ट बन चुका है करप्शन, ये करप्शन को ही खेलता था। करप्शन की वजह से ही तेलगी का जो स्कैम था, स्टैम्प पेपर स्कैम, वो हुआ एक तरह से। अब यहाँ पे ये जो इसका पूरा इलीगल धंधा था, इसे चलाने के लिए तेलगी सिर्फ अकेला काम नहीं कर रहा था। समय के साथ जैसे जैसे धंधा बढ़ता गया इसका, स्टैम्प पेपर के इस इलीगल धंधे में तेलगी ने 300 से ज़्यादा एजेंट्स को रिक्रूट किया। 300 लोग, 300 लड़के उसके लिए काम किया करते थे। कई मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स थे, MBA थे, जिनको उसने रखा। और यहाँ पे उसने क्या किया कि जो उसके एजेंट्स थे, जो लोग थे, ये बैंक्स को टारगेट करते थे, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास में जाते थे, इंश्योरेंस कंपनीज़ के पास में जाते थे, स्टॉक ब्रोकर फर्म्स के पास में जाते थे। और वहाँ पे क्योंकि उन सभी को स्टैम्प पेपर्स की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे जाके तेलगी इन सारे वेंडर्स को जो कमीशन था वो 20 से 30% दिया करता था। जबकि भारत सरकार के द्वारा जो सरकारी नियमों के तहत जो लीगल कमीशन है वो मात्र 3% होता है स्टैम्प पेपर के ऊपर। यहाँ ये 20 से 30% उन्हें कमीशन दिया करता था। और इसी वजह से अब जो लोग थे, करप्ट लोग, वो भी तेलगी के जो स्टैम्प पेपर थे, नकली स्टैम्प पेपर, उनका यूज़ करते थे। अब आप सोचिए कि मुंबई से लेके पूरे भारत भर में जब ये स्टैम्प पेपर का बिज़नेस, इलीगल बिज़नेस फैला है, भारत सरकार को इससे कितना नुकसान हो रहा है। जो असली स्टैम्प पेपर है वो कहीं ना कहीं रोक दिया जा रहा है और नकली स्टैम्प पेपर तेलगी का, एक फर्जी फ्रॉड आदमी का, पूरे भारत में चल रहा है। तो ये एक ऐसा बिज़नेस सिंडिकेट उसने अपना बनाया, इलीगल सिंडिकेट, जो कि करीबन 13 स्टेट्स में फैल चुका था समय के साथ। 74 सिटीज़ में उसने अपना ये पूरा सिंडिकेट फैलाया। 170 से ज़्यादा ऑफिसेज़ थे उसके पूरे भारत में। 900 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करने लगे थे इस समय तक, जब ये पकड़ा गया उस समय तक आते आते। और ट्रांजैक्शंस, जितना भी पैसा आता था उनको छुपाने के लिए करीबन 120 से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स थे जिनमें उस मनी को, उस पैसे को रोटेट किया जाता था।
तेलगी ने ये जो अपना बिज़नेस बनाया था उसने एक बहुत ही सिक्योर कवर के साथ में इसको ऑपरेट किया। यहाँ पे जो उसके 900 एम्प्लॉयज़ तक पहुँच चुके थे, उसमें एमबीएस भी थे, कई लोग थे। इन सभी को बुलाने के लिए कहीं पे अगर कभी कोई मीटिंग करनी है तो इसके लिए वो बहुत ही सिक्योर कम्युनिकेशन का उस तरह से इस्तेमाल किया करता था, किसी टेक्नोलॉजी की तरह नहीं, लेकिन जो मैसेजेस करता था वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे लगते थे कि जनरल किसी मीटिंग के लिए किसी को बुलाया जा रहा हो। एक वाक्य बताया जाता है 12 दिसंबर 1998-1999 के आसपास का, जब तेलगी ने अपने पूरे नेटवर्क को एक जगह पर उसे बुलाना था, उसे मीटिंग करनी थी, तो उसके लिए उसने अपने उस पूरे नेटवर्क को, अपने एसोसिएट्स को पेजर पे मैसेज किया। और ये जो पेजर पे मैसेज किया गया था एक बल्क मैसेज था, जिसमें लिखा गया था कि प्लीज़ कम टू एयरलाइंस होटल सेंट मार्क रोड एट 6:30 PM फॉर डिनर। इस तरह के मैसेज को आप सुनकर देखेंगे और सोचेंगे, जब आपने अभी भी सुना होगा तो आपको लगेगा कि किसी डिनर के लिए किसी कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को बुलाया है, लेकिन असल में ये वो एक फ़र्ज़ी बिज़नेस था, वो फ़र्ज़ी लोग थे जो कि भारत की इकनॉमी को, भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे थे एक फ़र्ज़ी स्टैम्प पेपर का बिज़नेस चलाकर। तो यहाँ पे तेलगी ने इस तरह से अपने बिज़नेस को ऑपरेट किया। पैसा इस तरह इतना उसके पास बेहिसाब था कि बताते हैं उसकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बेहद शौकीन, एक बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफस्टाइल वो अचानक जीने लगा था। मुंबई के अलावा भी देश के अलग अलग शहरों में, बड़े शहरों में 40 से ज़्यादा उसकी आलीशान प्रॉपर्टीज़ थी, फ्लैट्स थे, प्लॉट्स ले रखे थे उसने, रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। लेकिन इसके बाद ये समय आता है 1996 के आसपास का, 1996 और 97 के आसपास का। बताते हैं यहीं पे एक ऐसी घटना हुई कि तेलगी के ऊपर, जो हमने आपको इस शो के शुरुआत में बताई थी, इस एपिसोड की शुरुआत में बताई थी, कि तेलगी के ऊपर ना सिर्फ पुलिस की, एजेंसीज़ की, बल्कि नेताओं की, अंडरवर्ल्ड डॉन की भी नज़र पड़ चुकी थी। तेलगी का लगातार जाना होता था मुंबई के ग्रैंड रोड पर स्थित टोपाज डांस बार में। वहाँ पे कई सारी जो बार गर्ल्स थी वो डांस जो किया करती थी, उनमें से एक थी मुस्कान, जिससे तेलगी का लंबा एक, बताते हैं, एक रिलेशनशिप भी रहा। मुस्कान के ऊपर उसने उस एक रात के अंदर उसके डांस पर 90 लाख रुपए, कई एस्टीमेट में 89 लाख बताया जाता है, लेकिन 90 लाख रुपए आप सोच सकते हैं कि एक रात में उड़ा देना, ख़त्म कर देना, लुटा देना, तो ये सोच के भी परे लगता है। तो यही वो इंसिडेंट था जब यहाँ पे 1996 की उस रात को तेलगी ने ये कारनामा किया। 90 लाख रुपए एक बार गर्ल मुस्कान के ऊपर उड़ा दिए जाते हैं। इसी बेहिसाब पैसे की बरसात ने मुंबई में सनसनी फैला दी थी। पुलिस ऑफिसर्स, नेता, अंडरवर्ल्ड डॉन, सभी लोग मजबूर थे ये सोचने पर कि भाई आखिर ये आदमी कौन है, क्या है। फाइनली जब इन्वेस्टिगेशन हुई, जब पता लगाया गया, तो नाम निकल के आया अब्दुल करीम तेलगी का। और इसके बाद में लोगों ने इसे पकड़ने की बजाय, जो सिक्योरिटी फोर्स, जो हमारी पुलिस फोर्सेस थी, जो नेता थे, इस पर दबाव बनाने की, इसे पकड़ने की, इस देखने की कि भाई आखिर इतना पैसा इसके पास कैसे आ रहा है, इसे पकड़ने की बजाय यहाँ पे इससे एक्सटॉर्शन करना शुरू कर दिया। अंडरवर्ल्ड से भी फ़ोन जाते थे तेलगी को, नेताओं की तरफ से भी उसको दबाव बनाया जाता था कि तुम्हारा जो धंधा है हमें पता है क्या करते हो, अगर नहीं पैसे दिए तो उजागर कर दिया जाएगा, तुम्हारे पूरे धंधे को चौपट करके तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। बताया जाता है कि यहीं से 96 से 99 के बीच में तेलगी ने कई सारे ऐसे अफसर थे मुंबई पुलिस के जिनको लेंसर गाड़ियाँ देना, लेंसर कार देना, घर दिलवाना, फ्लैट दिलवाना, नेताओं के जो इलेक्शन कैंपेन्स थे उसमें फंडिंग करना, ये सारी चीज़ें शुरू की। वो एक्सटॉर्शन भी करता था क्योंकि वो देता था पैसा, क्योंकि उसके पास बेहिसाब पैसा आता था यहाँ से। और ये सभी लोग एक दीमक की तरह पूरे भारत के सिस्टम को उस समय पर खा रहे थे। लेकिन यही वो समय रहा जब एक और व्यक्ति निकल कर सामने आते हैं, और ये व्यक्ति कोई और नहीं, तेलगी के बचपन के एक दोस्त थे। तेलगी को एक्सपोज करने में, इस पूरे स्कैम को एक्सपोज करने में एक आदमी का बहुत बड़ा, एक विसल ब्लोअर रहे पूरे इस स्कैम के, उनका बहुत बड़ा योगदान था। क्योंकि यही वो साल था 96 जब जयंत एम तिनायकर जो कि खानापुर में ही, जहाँ तेलगी का जन्म हुआ, उसके बचपन के दोस्त हुआ करते थे, उसके परिचित थे। वो उसे जानते थे कि ये किस कंडीशन में पला बड़ा है, और अचानक इसके पास जो अथाह संपत्ति आई है, जो बेहिसाब पैसा आया है, तो वो आखिर कैसे आया है। यहीं पे उनका ध्यान जो था वो गया कि कहीं ना कहीं ये कोई गलत धंधा, कोई गलत काम कर रहा है। और पहली दफ़ा 1996 में तिनायकर ने ही पुलिस के पास जाकर, कर्नाटका में पुलिस के पास जाकर ये बताया कि तेलगी जो है वो कोई एक गलत धंधा करता है। हिंट भी दी गई थी कि स्टैम्प पेपर्स का उसका एक प्रिंटिंग प्रेस है, स्टैम्प पेपर जो है वो शायद नकली स्टैम्प पेपर प्रिंट करता है। लेकिन आप ये विडंबना सोचिए सिस्टम की कि 4 साल निकल जाते हैं, साल 2000 आ जाता है, तिनायकर को लगातार जान से मारने की धमकियाँ आती रहीं, बाद में उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन भी देना पड़ा। तेलगी का स्कैम उजागर करने के बाद भी इस बीच में वो जो 4 साल तक लगातार लड़ाई लड़ते रहे तेलगी को एक्सपोज करने की, उनकी वो पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुके थे। बताया जाता है वो फाइनेंशियली ब्रोक हो चुके थे, उनका पैसा बहुत ज़्यादा इन सारी प्रक्रियाओं में, लीगल प्रोसेसेस में लग गया था।
लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें मात्र 2,000 रुपये दिए जाते हैं जब ये पूरा स्कैम उजागर हो गया। तो खैर 1996 में तिनाइकर थे, जयंत एम तिनाइकर, जिन्होंने पहली दफ़ा सामने सिस्टम के सामने ये टिप ऑफ दिए, पुलिस को ये टिप ऑफ दिए कि भाई कोई ना कोई गलत चीज़ें जो हैं वो तेलगी कर रहा है। इसी के तहत पहला एक्शन लिया जाता है। पहला एक्शन लिया गया 4 साल बाद, साल 2000 में। आप सोचिए 96 से साल 2000, 4 साल बीत गए। हुआ क्या कि 19 अगस्त साल 2000 को बेंगलोर के ऊपर पेट जो पुलिस स्टेशन है, यहाँ के जो एसीपी थे उस समय, जीए बावा उनका नाम था जहाँ तक मुझे याद है, उनकी टीम ने एक खुफिया पूरी जो इन्फॉर्मेशन थी उसको जुटाया, और ये इन्फॉर्मेशन उन्हें आई थी तिनाइकर से। बताया गया था कि कपाली टॉकीज़ के पास में आपको 2 ऐसे लोग मिलेंगे जो कि बहुत बड़े स्टैम्प पेपर घोटाले में संलिप्त हैं, उनके पास में शायद आपको जब्ती भी हो जाए, वहाँ से बरामद आपको कई सारे स्टैम्प पेपर बड़े करोड़ों रुपए के हो सकते हैं। तो ये एक टिप ऑफ थी तेलगी के बारे में, क्योंकि तिनाइकर जानते थे, उसके लोगों के बारे में जानते थे, तो यहीं से ये टिप ऑफ आया था। पुलिस की टीम जब यहाँ पे पहुँचती है, बेंगलोर पुलिस की, तो 2 कोरियर्स को, यानी कि 2 आदमियों को, जिसका एक का नाम था बदरुद्दीन और दूसरे का था विट्ठल मारुति सुंगार, इन दोनों को धर दबोचा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। उनके पास से करीबन उस समय पर ऑन स्पॉट 53,12,400 रुपये की फेस वैल्यू के फर्जी स्टैम्प पेपर्स बरामद हुए पुलिस को। जब इनसे ठोस पूछताछ की गई, इंटरोगेशन किया गया बेंगलोर पुलिस के द्वारा, तो इसके बाद में सामने आता है कि कर्नाटका के अंदर ही सबसे पहली जो पकड़ थी वो कर्नाटका में हुई, कि कर्नाटका में एक बहुत बड़ी चेन चल रही है, और इन लोगों की ही जो इनके स्टेटमेंट्स थे, उसके बाद में जब छापेमारी की गई तो करीबन 8.5 करोड़ के, ये आप सोचिए साल 2000 की बात चल रही है, अगस्त की, 8.5 करोड़ के फर्जी जो स्टैम्प्स थे उनको बरामद किया जाता है। और फाइनली जब इन्हें और पूछताछ इनसे की गई, बाकी और जो लोग थे उनको पकड़ा गया, तब ये जो तार थे कि जुड़ते हैं कि इस पूरे फर्जी स्टैम्प पेपर स्कैम का जो सरगना है वो, उसका नाम है अब्दुल करीम तेलगी, जो कि मुंबई से ऑपरेट करता है, महाराष्ट्र से ऑपरेट करता है। बेंगलोर पुलिस ने तेलगी का नंबर देखा, उसके फ़ोन जो थे उसको टेप करना शुरू किया। फाइनली उन्हें सारे एविडेंसेस मिलते हैं। तिनाइकर जो थे, जो विसल ब्लोअर थे, वो पहले ही बता चुके थे कि तेलगी ही है जो इस पूरे स्कैम को चलाता है। लेकिन जब तक पुलिस अब्दुल करीम तेलगी तक पहुंचती, उसे इस बात की भनक पड़ चुकी थी कि उसके लोग जो हैं पकड़े जा रहे हैं लगातार, उसका खुलासा हो चुका है, और इसी के चलते अब्दुल करीम तेलगी जो था वो अंडरग्राउंड हो जाता है। करीबन 1 साल तक पुलिस अपनी छानबीन करती रही, तेलगी अंडरग्राउंड रहा, और इसी बीच में 1 साल के बाद में इंस्पेक्टर, जो बेंगलोर पुलिस के इंस्पेक्टर थे, एक एच जे मरीस्वामी गोवड़ा, इन्हें एक टिप ऑफ मिला, और ये टिप ऑफ भी जयंत तिनाइकर ने दिया था, उन्हीं विसल ब्लोअर ने। उन्होंने इस बार बताया इन्हें कि अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में तेलगी जो है अजमेर शरीफ दरगाह पे अपने जो रिलीजियस अपनी एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए गया हुआ है, और वहाँ पे जाके आप उसको पकड़ सकते हैं। तुरंत 7 नवंबर 2001 का वो दिन था जब बेंगलोर पुलिस की टीम अजमेर पहुँचती है, और फाइनली तेलगी को अजमेर में ही जो ख्वाजा शरीफ की दरगाह है वहाँ से गिरफ़्तार किया जाता है। तो साल 2001 में तेलगी के अरेस्ट के बाद में कर्नाटका और महाराष्ट्र, ये दोनों ही राज्य ऐसे थे जहाँ पे हड़कंप मच चुका था। कर्नाटका सरकार ने अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम, एक एसआईटी बनाई। इस एसआईटी को स्टैम्प आईटी कहा जाता था। इसके ऑफिसर, जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर थे, वो बनाए गए थे एसके हेगड़े साहब। और दूसरी तरफ यहाँ पे महाराष्ट्र में भी, महाराष्ट्र सरकार ने भी एक अपनी एसआईटी बनाई, जिसके जो हेड थे वो बनाए गए थे। उस एसआईटी को जो हेड कर रहे थे, लीड कर रहे थे, वो थे डीआईजी सुबोध जायसवाल। हालांकि उस समय पर महाराष्ट्र में एक और चीज़ चल रही थी कि अन्ना हज़ारे का एक आंदोलन चल रहा था, उनका एक प्रोटेस्ट चल रहा था करप्शन के खिलाफ। मुंबई पुलिस के कई सारे ऑफिसर्स का उन्होंने नाम लिया था, और इसी के चलते उन्होंने, अन्ना हज़ारे ने एक पिटीशन पीआईएल फाइल की जाती है उनके द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट में। और फाइनली बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद में इस एसआईटी के जो एक और चीफ बनाए जाते हैं, दूसरे चीफ बनाए जाते हैं, एडिशनल डीजीपी सुखविंदर सिंह पुरी, एसएस पुरी, तो उन्हें अब इस एसआईटी का नया हेड बनाया जाता है। दोनों ही राज्यों में एसआईटी अब छानबीन पे लगती है कि आखिर इस पूरे स्कैम के पीछे अब्दुल करीम तेलगी से सारी बातें निकलवानी है, उगलवानी है, कौन कौन इसके पीछे है, क्या क्या लोग हैं। जिन लोगों का नाम सामने आया, पूरा देश सन्न रह गया था, क्योंकि सबसे पहले एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन में जिसने जो नाम आया, जिसने पूरे देश को शॉक करके रख दिया था, वो था मुंबई पुलिस के उस समय के एक कमिश्नर आर एस शर्मा का। आर एस शर्मा को इस सिलसिले में, इस केस के सिलसिले में अरेस्ट किया जाता है। उनके ऊपर ये आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने भ्रष्टाचार और जो इन्वेस्टिगेशन है उसको दबाने के लिए, गंभीर उनके ऊपर आरोप लगे थे कि दबाने की उन्होंने काम किए यहाँ पे। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा अरेस्ट हुआ जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस इंटेलिजेंस और क्राइम श्रीधर बगल का। श्रीधर बगल को अरेस्ट किया जाता है। इनके ऊपर आरोप थे कि तेलगी को प्रोटेक्टिव कस्टडी देने के लिए करीबन 90 लाख की घूस जो थी वो ली गई थी। इसके अलावा उनके घरों पर भी रेड की गई थी बगल के।
तो ये सारे आरोप इन दोनों बड़े अफसरों के ऊपर लगे। मुंबई पुलिस इससे सन्न थी, देश सन्न था। इसके बाद में तेलगी, क्योंकि अब देखिए जेल में था, क्राइम ब्रांच की कस्टडी में है, लेकिन यहाँ किस तरह से घूसखोरी, किस तरह से करप्शन फैला इस पूरे केस के अंदर कि अरेस्ट होने के बाद भी तेलगी अपने पैसे के दम पर हर अफसर को खरीद लेता था। यहाँ पे एपीआई दीपक कामत, इंस्पेक्टर दत्तात्रेय दल, इन दोनों ने ही तेलगी से बेहिसाब पैसा लिया और इसके बदले में तेलगी को क्राइम ब्रांच की, मुंबई क्राइम ब्रांच की कस्टडी में होने के बावजूद आज़ाद घूमने की सहूलियत दे दी गई। एक दफ़ा एक इंसिडेंट बताया जाता है कि 2 साल के बाद का इंसिडेंट है। 2003 जून का महीना था जब तेलगी मुंबई पुलिस की प्रॉपर क्राइम ब्रांच यूनिट 5 की कस्टडी में था। उस समय डीआईजी जो सुबोध जायसवाल थे, उन्होंने कोलाबा के उसके फ्लैट पर एक सरप्राइज़ रेड की। जब वो इस फ्लैट पर गए थे तो इसी केस के सिलसिले में कुछ डॉक्यूमेंट देखने के लिए, कुछ छानबीन के लिए गए थे कि क्या पता इस फ्लैट से कुछ और मिले। लेकिन जब वो इस फ्लैट का दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने उन्हें बैठा हुआ तेलगी दिखता है। तेलगी इस समय मुंबई क्राइम ब्रांच की कस्टडी में होना चाहिए था, जेल के अंदर बंद होना चाहिए था। एक बहुत ही खुकार अपराधी था एक तरह सिस्टम के लिए, क्योंकि उसने सिस्टम को खोखला कर दिया था। लेकिन वो मज़े से अपने कोलाबा के उस लग्जरी फ्लैट में बैठकर 2 मुंबई पुलिस के अफसरों के साथ में खाना खा रहा था। बाकी अफसर जो थे वो गेट पर तैनात थे, वो उसकी रखवाली कर रहे थे। तो ये एक जो इंसिडेंट हुआ, तो यहाँ पे इसका जिक्र होता है कि यहाँ इन दोनों को, एपीआई दीपक कामत और दत्तात्रेय दल जो थे, उनका इसमें नाम सामने आया था कि इन दोनों ने बहुत बेहिसाब पैसा लिया था। इसके अलावा आप देखिए कि पुणे के जो एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस थे, SM मुशर्रफ, उन्होंने एक एफिडेविट में ये लिखा था। कमिश्नर मुंबई के जो थे RS शर्मा, उनके ऊपर ये एलिगेशन लगाते हुए कहा गया कि जानबूझकर इन्होंने इस स्कैम के अंदर सही इन्वेस्टिगेशन को रोका है, तेलगी से पैसे लिए हैं। इसके अलावा जो टेंटेड ऑफिसर हैं, जिनके नाम इसमें उजागर हो रहे हैं, उनको लगातार ये बचा रहे हैं। यहाँ से जो पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, इंटेरोगेशन हेडली के हुए, तो ना सिर्फ ये पुलिस कमिश्नर या जो पुलिस के बड़े अफसरान रहे, इन तक जो गाज गिरी, ये गाज गिरी हैदराबाद के एक और MLA पर भी, और मुंबई के वो जो उस समय धुले के, माफ़ कीजिएगा, जो MLA हुआ करते, जिन्होंने सबसे पहले विलासराव देशमुख के दफ्तर तक का रास्ता दिखाया था हेडली को, ये प्रिंटिंग प्रेस खोलने के लिए लाइसेंस उसको दिलवाया था, उनके ऊपर भी, उन MLA के ऊपर भी गाज गिरी, उनको भी गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार किया गया हैदराबाद के एक MLA C कृष्ण यादव को। बताया जाता है कि तेलगी के धंधे को चलाने के लिए करीबन 2 करोड़ की रिश्वत मांगी गई थी। तेलगी ने ही ये सारे उजागर किए थे, स्टेटमेंट अपने दिए थे, इंटरोगेशन में बताया था। इसके बाद ये जो हैदराबाद के MLA थे, इनको भी गिरफ्तार किया गया। तो आप देखें कि MLA गिरफ्तार हो रहे हैं, नेता गिरफ्तार हो रहे हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं। जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस, सबको इसमें गिरफ्तारी सबकी हुई। एक ऐसा केस रहा। लेकिन इसके बाद तेलगी जो था, उसको अब बेंगलोर सेंट्रल प्रिजन में डाला जाता है। बेंगलोर सेंट्रल प्रिजन में जब डाला गया, यहाँ पर भी ऐसा नहीं कि सिर्फ मुंबई में ही, मुंबई पुलिस को ही उसने करप्ट बनाया या उसने बहुत उन्हें पैसा दिया। बेंगलोर के उस प्रिजन में भी, उस जेल में भी ये तेलगी ने यही सारी चीज़ें की हैं। उसने अपनी उस पैसे की ताकत से जेल के अंदर जितनी लग्जरी सुविधाएं जो हो सकती हैं, जो मिल सकती हैं किसी कैदी को, वो सारी ली। यहाँ पे उसके पास मोबाइल फ़ोन्स थे, उसने बाकायदा अपने सारे मोबाइल फ़ोन्स यहाँ मंगवाए अपने एसोसिएट्स के साथ में। जेल के अंदर से 2003 के आसपास की बात है, आप सोचिए, पकड़े जाने के बाद ये जो स्कैम था ये और आगे बढ़ता हुआ चलता गया। जेल के अंदर से एक स्कैम ऑपरेट कर रहा था, ये वो स्टैम्प पेपर स्कैम था। तेलगी ने यहाँ पे अपने सारे जो फर्जी स्टैम्प पेपर के जो उसके कोऑर्डिनेट्स हुआ करते थे, जो भी लोग उसके साथ में काम करते थे, एसोसिएट थे, उन सभी से लगातार अपना संपर्क बना के रखा। जेल के अंदर से ये स्टैम्प पेपर का फर्जी बिजनेस चलाता था। VIP ट्रीटमेंट का तो ये बताया जाता है कि उसके लिए 4 से 5 ऐसे कन्विक्टेड क्रिमिनल जो थे, जेल के अंदर कैदी थे, उनको लगाया गया था उसको रोज़ मसाज देने के लिए। ये इंसिडेंट ऐसे उजागर हुआ था कि 2017 की बात बताई जाती है। कर्नाटका की DIG प्रिजन जो थे, D रूपा, उन्होंने सेंट्रल जेल का अचानक दौरा किया और उस दौरे के बीच में ऑफिशियल रिपोर्ट जो सामने आई, उन्होंने अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट में लिखा कि जेल के जो सुपीरियर ऑफिसर थे, DGP HN सत्यनारायण राव, उन्होंने करीबन 2 करोड़ रुपए यहाँ पे रिश्वत ली है तेलगी से, और उसके बदले में उसे पूरी तरह से जो VIP ट्रीटमेंट है वो यहाँ पे दिया जा रहा है। CCTV फुटेजेस जो आई उसमें सामने निकल के आया कि उसके सेल के अंदर LED TV है, पर्सनल कोट है, टेबल्स हैं, मिनरल वाटर की कैंस रखी हुई हैं, पूरी आज़ादी है उसको यहाँ पे फ़ोन यूज़ करने की, कहीं भी आने जाने की। बॉडी मसाज के लिए जो हमने आपको बताया 3 से 4 कन्विक्टेड प्रिजनर्स को असाइन किया गया है, जो उसके हाथ पैरों को दबाएंगे, उसके कंधों को दबाएंगे और रोज़ उन्हें आना है ये सब करने के लिए। ये सारी चीज़ें सिर्फ आपको
समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से ये जो एक्सपोज जब होते हैं, इस तरह की बातें सामने आती हैं। एक क्रिमिनल है जो कि जेल में है और बाद में साल 2017 तक वो इस तरह की सहूलियतें लेता जा रहा है जेल के अंदर, तो आखिर कैसे? ये सारी चीज़ें तेलगी के साथ चलती रहीं। खैर, इस केस में क्या हुआ ये आपको बताते हैं। इस केस में दरअसल एक बहुत ही बड़ा एक एक्सपोज हुआ था। ये हुआ था फरवरी 2004 में। हुआ क्या कि बेंगलोर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो है, उन्होंने तेलगी का नार्को एनालिसिस किया। जब पता करना था कि आखिर कौन कौन लोग इसमें और संलिप्त हैं, क्योंकि कमिश्नर वगैरह सब गिरफ्तार हो चुके हैं, एमएलएज गिरफ्तार हो चुके हैं जो इसके साथ में इसको सपोर्ट करते थे, तो अब आखिर और कौन है आगे। तो उसका नार्को जब टेस्ट किया गया तो बहुत ही सेमी कॉन्शियस हालत में था तेलगी उस दिन जब वो वीडियो सामने आता है। डॉक्टर्स और इन्वेस्टिगेटर्स ने उससे कुछ सवाल पूछने शुरू किए। पहला सवाल था डॉक्टर का कि वो पॉलिटिशियंस और कौन है जो तुम्हारे साथ में थे। तेलगी ने जो नाम लिया उसने पूरे देश में भूचाल ला दिया था। उसने पहला नाम लिया मिस्टर शरद पवार और दूसरा मिस्टर भुजबल, छगन भुजबल की वो यहाँ पे बात कर रहा था। डॉक्टर ने अगला सवाल पूछा, टेल मी अबाउट द पॉलिटिशियंस। तो उसने कहा कि पॉलिटिशियंस आर द बैकबोन ऑफ दिस बिजनेस। पॉलिटिशियंस मेरे इस बिज़नेस की बैकबोन है एंड आई वुड प्रेफर नॉट टू टेक नेम्स। वो बाकी और नाम नहीं ले रहा था। आप सोचिए कि और बड़े पैमाने पर जो बड़े और पदों पर लोग बैठे हुए हैं वो भी इसमें संलिप्त हो सकते थे, जिनके नाम वहाँ पर उजागर होते। डॉक्टर का अगला सवाल था कि हु इज़ द बॉस, तुम्हारे इस पूरे धंधे का बॉस कौन है। तो तेलगी का उसमें स्टेटमेंट था छगन भुजबल। डॉक्टर ने पूछा व्हाट अबाउट रोशन बेग। रोशन बेग उस समय पे कर्नाटका के एक मिनिस्टर हुआ करते थे, फॉर्मर मिनिस्टर थे कर्नाटका के। तो उसने कहा कि रोशन बेग बिल्कुल इज़ अ फ्रेंड, देयर इज़ नो डाउट, आई हैव माई ओन सिस्टम। इस पूरे नार्को टेस्ट के जब टेप्स थे, जो वीडियोस थे, जब आउट हुए साल 2006 में, टीवी चैनल्स ने, न्यूज़ चैनल्स ने इसको चलाया, देश में एक आक्रोश का माहौल था। सवाल खड़े हो रहे थे शरद पवार और छगन भुजबल के ऊपर, लेकिन दोनों ने ही इन सारे आरोपों को बेसलेस बताया और कहा कि उनका नाम बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, ये एक फ़र्ज़ी खबर है, फ़र्ज़ी न्यूज़ है। हालांकि इसमें एक और दिलचस्प बात ये रही, दिलचस्प मोड़ ये आया कि तेलगी ने जब ये देखा कि छगन भुजबल और शरद पवार का नाम सामने आ चुका है उसके नार्को टेस्ट में जो उसने बेहोशी की हालत में दिया था, यहाँ पे तेलगी ने पुणे की जेल से अपने लॉयर्स को संपर्क किया और उन लॉयर्स से बाकायदा एक साइन लेटर अपना रिलीज़ कराया। उस लेटर में उसने ये कहा था कि मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि नार्को टेस्ट में मैंने कभी भी शरद पवार का, भुजबल का नाम ही नहीं लिया है और ये नार्को जो टेस्ट के टेप्स हैं, जो वीडियोज़ निकले हैं, वो फैब्रिकेटेड हैं, डॉक्टर्ड हैं। वो पूरी तरह से यहाँ से मुकर गया था इन नामों से। बाद में तेलगी ने जो चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट थे, जो CJM, उनके सामने ऑफिशियल कन्फेशन स्टेटमेंट में भी अपना यही बात कही। उसने कहा कि मैंने राजनीतिक नामों का कभी भी जिक्र नहीं किया है। हालांकि उन वीडियो टेप्स में ये सारी बातें देखी जा सकती थी कि वो तेलगी ही था जो कि ये नाम ले रहा था। खैर, अब जब CJM के सामने ये स्टेटमेंट सामने आया और उसके बाद तेलगी ने अपना ऑफिशियल साइन लेटर रिलीज़ कर दिया था, यही वो वजह रही कि इन दोनों राजनेताओं के जो नाम थे, इनके ऊपर जो नार्को इन्वेस्टिगेटिव लाइन एक चल रही थी कि कहीं ना कहीं इनका नाम इसमें है या नहीं, तो वो लीगली पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है। तेलगी के ये जो पूरा स्कैम रहा, तेलगी स्कैम, स्टैम्प पेपर स्कैम, इसकी ओवरऑल जो एस्टिमेटेड कीमत बताई गई थी, करीबन बताई गई 32,000 करोड़। एक्स फाइनेंस मिनिस्टर जसवंत सिंह उस समय पर थे। उन्होंने लोकसभा में ये बताया था कि एजेंसीज़ ने लगभग 3,376 करोड़ के फेस वैल्यू के स्टैम्प पेपर्स जो हैं उनको रिकवर कर लिया है। 3,376 करोड़ के तो स्टैम्प पेपर रिकवर किए गए थे। तो आप सोचिए क्या एस्टिमेटेड जो मेन फिगर है वो होगा, कितना बड़ा ये पूरा स्कैम था। सरकार ने तेलगी के जो बेनामी उसकी संपत्ति थी, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी थी, उन सभी को जब्त किया। देखा गया कि 43 करीबन उसके जो फ्लैट्स थे वो थे, कई अलग अलग प्लॉट्स थे, जो कॉमर्शियल उसने अपार्टमेंट्स बना के रखे थे, कॉमर्शियल प्लॉट उसके पास थे, तो इन सभी को जब्त किया जाता है। इस बीच में तेलगी की जो तबीयत थी, जो हेल्थ थी, उसमें भी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई। साल 2002 में तेलगी को पहली बार, ये रिपोर्ट्स में बताया गया कि साल 2002 में तेलगी को पहली दफ़ा HIV पॉजिटिव डिक्लेयर कर दिया गया था, यानी कि उसकी गिरफ्तारी के अगले ही साल। हालांकि तेलगी का ये कहना था कि जब ये जो नार्को टेस्ट जब उसका हुआ, उसके बाद में जो बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आए, तो उसके बाद में जेल के अंदर ही उसे HIV जेल के अंदर डेलिबरेटली इंजेक्ट किया गया है, उसे बीमार यहाँ किया गया है क्योंकि पावरफुल लोग जो हैं वो उससे डर चुके हैं। तो ये भी तेलगी का ये बयान था। हालांकि डायबिटीज़ से और हाइपरटेंशन से करीबन 20 साल से ही वो जूझ रहा था। ये उसकी तबीयत जो थी बिगड़ती रहती थी, दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। केस आगे चला, साल 2007 आता है। इस समय तक CBI ने, अलग अलग एजेंसीज़ ने
ट्रायल के दौरान जो तेलगी का पूरा नेक्सस था उसके ऊपर क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया। देश के अलग अलग हिस्सों में ये जो क्रैकडाउन थे, रेड थी जो चलती रहीं लगातार। समय के साथ साथ इस स्कैम के साथ कई सैकड़ों लोग जुड़ते गए, उनको गिरफ्तारियाँ उनकी होती गई, उनकी भी ट्रायल्स अलग चलती थी। फाइनली साल 2007 जो आया, तेलगी अब तक पूरी तरह से उसने अपना गुनाह कबूल नहीं किया था। 2001 से 2007 तक उसने गुनाह कबूल नहीं किया, लेकिन फाइनली अपनी वाइफ शाहिदा उसकी वाइफ थी, उसके कहने पर मकोका कोर्ट के सामने, जज के सामने फाइनली अपना गुनाह कबूल किया। जो सीन बताया जाता है कोर्ट का वो ये बताते हैं कि रोते हुए आंखों के साथ में हाथ जोड़े हुए तेलगी ने जज से कहा कि मैडम, आई एम सफरिंग फ्रॉम वेरियस एलिमेंट्स विच हैव नो क्योर। वो यहाँ पे अपने HIV की बात कर रहा था कि मुझे ऐसी बीमारियाँ हैं जिनका कोई क्योर नहीं है, इलाज नहीं है। मैं अपनी फैमिली का एक अकेला ब्रेड विनर हूँ, मैं अकेला हूँ जो कि अपनी फैमिली को चलाता हूँ, पूरे परिवार को चलाता हूँ, और अपनी वाइफ के साथ में कंसल्ट करने के बाद मैं फाइनली दुनिया को फेस करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे उसने अपने सारे गुनाह कबूल किए, और यही वो समय रहा जब मकोका कोर्ट ने तेलगी को 30 साल की जो रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट थी उसकी सज़ा सुनाई। 202 करोड़ रुपए का करीबन फ़ाइन लगाया गया। बताते हैं कि बाद में 30 साल की सज़ा को 13 साल कर दिया गया था उसकी हेल्थ को देखते हुए। खैर, सज़ा के दौरान तेलगी की हालत जो थी वो लगातार बिगड़ती गई, साल दर साल उसकी तबीयत बिगड़ती थी, लेकिन जेल के अंदर उसको जो VIP ट्रीटमेंट था वो मिलता था। कि जो हमने आपको बताया कि 2017 का एक रिपोर्ट जो थी इस केस में, अभी उसको बताया गया था आपको कि कैसे वहाँ पे ऑफिशियल रिपोर्ट में लिखा गया था कि उसके मसाज के लिए अलग लोग थे और तमाम सारी लेविश चीज़ें जो थी उसको मिली हुई थी जेल के अंदर। तो ये सारी चीज़ें उसको मिली थी, तबीयत बिगड़ती गई, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ जो थे वो उसके चलते गए। फाइनली 23 अक्टूबर 2017 का दिन बताया जाता है कि अचानक उसको विक्टोरिया हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है बेंगलोर में, और यहीं पर तेलगी ने 56 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांस ली। कार्डियक अरेस्ट के चलते बताते हैं कि उसकी यहाँ मौत हो चुकी थी। तेलगी की मौत के बाद भी ये जो केस था, तेलगी स्कैम जिसको कहा जाता है, 32,000 करोड़ रुपए का करीबन स्कैम रहा, इसमें कई सैकड़ों गिरफ्तारियाँ हुई। आज भी उन लोगों का ट्रायल लगातार चल रहा है। तेलगी की मौत के साथ उसका केस तो ख़त्म हुआ, लेकिन इसके बाद में कई कड़ियाँ जुड़ती गईं। आज भी कई बड़े लोगों पर आरोप लगते हैं, लेकिन ये जो केस रहा, इसने भारत के अंदर जो आज ई-स्टैंपिंग है, अब जो स्टैम्प पेपर्स हैं, ई-स्टैंपिंग आ चुकी है, उनके बदले में ऑनलाइन कोर्ट फ़ी जो है उसको पूरी तरह से तब्दील कर दिया गया कि स्टैम्प पेपर्स की जो पहले जिसको ये जो तेलगी था इसने लूपहोल बनाया, तो इन सब सारी चीज़ों को अब मटीरियलाइज्ड जो लीगल डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं, पूरी तरह से जो अलग अलग रिफॉर्म्स हुए वो कहीं ना कहीं तेलगी स्कैम के बाद के पीरियड में ही हुए। आप देखिए, तेलगी के इस स्कैम के उजागर होने के बाद में पूरे सिस्टम को बदला गया, चेंज किया गया, जिससे कि और कोई दूसरा तेलगी जो है वो कभी पैदा ना हो जाए। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। काफ़ी दिनों से और काफ़ी लंबे समय से आपकी जो एक कमेंट था वो देखा जाता था कि तेलगी स्कैम 2003 के बारे में ये एक एपिसोड आए, वीडियो बनाया जाए। आज डिटेल में इसके लिए वीडियो लेकर आपके लिए हाजिर थे। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा इस पूरे स्कैम के बारे में, और भी ऐसी आपकी कोई रिक्वेस्ट है वो बताया कीजिए, उन पर वीडियो लाए जाएंगे। अब अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। Study IQ IAS, making India smarter and better.